रात भर रत्ना सो नहीं सकी। विमल के शब्द उसके पूरे अस्तित्व को छलनी करते जा रहे थे। वही बोलना जैसे बार बार दोहराया जा रहा था उसके भीतर। भीतर की बर्छियां छेदते छेदते उसकी हड्डियों को भी खोखला कर देंगी, उसकी त्वचा तक चली आएंगी। रत्ना के आंख कान जल रहे थे। भाग्य के दिए कितने दुख झेले, याद आते हैं तो सांस लेना कठिन हो जाता है। सब भूलने के लिए वह दौड़ती रहती है कर्म पथ पर, जूझती रहती है भाग्य से, लेकिन कहाँ तक और कितना। हे ईश्वर, सब कुछ छोड़कर पति पाया, पुत्र पाया तो पति खोया। पुत्र के नाते सब अपना लेंगे इस विश्वास पर जिस देहरी पर गई वहीं से ठुकराई गई। कितना बड़ा अपराध बन गया उसका प्रेम विवाह। ब्राह्मण की बेटी ने ठाकुर से शादी कर ली। बाप रे बाप, इस बात का कोई महत्व ही न रहा कि सुदीप और रत्ना के विचार बिल्कुल एक जैसे थे। इस बात का भी कोई महत्व नहीं हुआ कि उनकी भावनाएं एक दूसरे के लिए कितनी समर्पित थीं। इस बात का भी कोई महत्व न हुआ कि कैसी सुंदर जोड़ी बनती थी उनकी। एक दृष्टि में ही स्पष्ट हो जाता कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं वे। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणत्व महत्वपूर्ण था, रत्ना नहीं। ठाकुरों के लिए ठाकुराई महत्वपूर्ण थी, रत्ना नहीं। सुदीप भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। ब्राह्मणों के लिए तो सर्वथा नालायक। बहुत सस्ता मकान ढूंढना था तो गली गली भटके थे वे, कीचड़ भरी सड़कों पर, जूते चप्पल सने और घिसे। तब एक कमरे का जुगाड़ हुआ था। कमरा किराए का। कमरा मिला तो मंदिर में शादी की। केवल 5 लोग थे शादी में, दूल्हा दुल्हन पंडित और गवाह के रूप में सुदीप का एक दोस्त पत्नी सहित आ गया था। वह जोड़ा क्या गवाही देता प्रेम की। उन्हें तो प्रेम कभी छूता भी नहीं था। यह सब तो बाद में ही समझ आया था, जब शादी में सम्मिलित होने को इतना बड़ा एहसान बना दिया गया कि उसका बोझ उठाना कठिन हो गया। एक कमरे के घर में भी वे कभी भी आ जा सकते थे। आते थे तो खाना खाए बिना जाते न थे। वे कितने कठिन दिन थे रत्ना और सुदीप के लिए, इसकी परवाह किए बिना। उफ, रत्ना मेरी साड़ी फॉल लगा दो, रत्ना मेरी तुरपाई कर दो, रत्ना कल मुझे अचार डालना है, काम निपटा कर आ जाना, रत्ना आज बहुत कपड़े हो गए हैं, धोने को जरा मेरा हाथ बटा दो। क्या दिन थे वे। बेरोजगारी से जूझ रहे थे, कुछ काम करना था, क्या करें यह सोचना था, जानकारियों के लिए दौड़ना भागना था और हर काम में व्यवधान बन जाते ये काम जो उस पर थोप दिए जाते, जो हर दिन किसी के नौकर होने की अनुभूति से भर देते। क्योंकि आप हमारी शादी में आए थे, खुद ही कहा था हम आएंगे। वे दोनों किसी को निमंत्रण देना चाहते ही कहाँ थे। मनुष्य की गवाही कोर्ट कचहरी में चलती है, मंदिर में तो केवल ईश्वर की गवाही बहुत है। कर्मकांड के लिए, लौकिक समर्थन के लिए पंडित बहुत है। उन गवाहों के होने से सबसे बड़ा प्रभाव यही रहा कि उनके अपने घर में भी झगड़े होने लगे। साल भर नहीं बीता कि दूसरा मकान खोजा जाने लगा, वह भी कहीं दूर, ताकि इन गवाहों से छुटकारा मिल सके। आजीविका की खोज से कम नहीं था वह कमरा खोज अभियान। रत्ना और सुदीप दोनों मिलकर जो 4-5 ट्यूशन पढ़ाकर खर्चा चला रहे थे, वे भी छूट गए कमरा छोड़ने के साथ ही। नई जगह, नया वातावरण और फिर गर्भ में विमल का आ जाना। 2 ट्यूशन करने भी कठिन हो गए। वह पढ़ाते पढ़ाते ऊँघ जाया करती, कभी उल्टी करने को दौड़ना पड़ता। सुदीप भी संघर्ष से मुरझा रहा था। ऐसे विकट समय में ही विमल आया। नाम रखते हुए यह आशा थी कि जीवन में वे जिस संघर्ष के मल को ढो रहे हैं वे हमारे बच्चे को प्रभावित न करें। लेकिन होनी क्या किसी से पूछकर कार्य करती है, उसकी तो अपनी ही निराली चाल है। विमल घुटनों चल रहा था तब सुदीप को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। आशा थी कि परिश्रम से वहां उन्नति करेगा। जब विमल पैरों पैरों चलता तो सुदीप कहता, मेरा बेटा जैसे जैसे चलना सीखेगा मैं वैसे ही उन्नति की सीढ़ियां चढ़ूंगा। रत्ना, अब तुम्हें काम की चिंता नहीं करनी होगी। मैं काम की प्रगति देखूंगा, तुम घर की उन्नति देखो। रत्ना ने तो मना किया नहीं, लेकिन होनी ने कर दिया। विमल दौड़ना सीखने लगा था और सुदीप दुनिया से ही भाग गया। विमल के जन्म के बाद रत्ना ने अपने मायके और ससुराल दोनों जगह चिट्ठी भेजी थी, किसी का उत्तर नहीं आया था। तब भी उसे लगा सुदीप के जाने के बाद
दोनों घर उसे स्वीकार करेंगे। करुणा की धारा उन्हें मिला देगी। दुख में सभी एक हो जाते हैं ना। रत्ना का यह विश्वास भी भ्रम ही सिद्ध हुआ। उसके लिए और उसके बेटे के लिए दोनों घरों के द्वार बंद ही रहे। छोटे बच्चे के साथ वह कोई नौकरी कैसे ढूंढे? सुदीप की कंपनी ने भी साफ मना कर दिया। कोई ऐसी दक्षता भी नहीं थी रत्ना के पास जिसके बलबूते वह कोई व्यवसाय करने की सोचे। पूंजी भी नहीं थी कि बिना हुनर वाला ही कोई काम शुरू कर सके। कई महीने प्रयास करते करते निकल गए। 2 ट्यूशन ही आय के साधन थे। 2 बच्चे मकान मालिक के भी उससे पढ़ते थे, इसलिए किराया नहीं देना पड़ता था। लेकिन एक छोटे बच्चे को पालने के साथ 4 ट्यूशन उसे थका डालते थे। इसका प्रभाव उसकी भागदौड़ पर पड़ता था। आखिर एक स्कूल में काम मिला। आय इतनी ही थी कि अपनी दाल रोटी और विमल का दूध हो सके, बाकी सब ट्यूशन पर निर्भर। बच्चे को साथ लेकर पढ़ाने का काम कितने स्कूल देंगे, यही सोचकर मन मसोस कर वह 8 घंटे की नौकरी करती। जब विमल का नाम स्कूल में लिखाना था तो उसकी फीस में कोई कटौती नहीं हुई। इस बात पर रत्ना का झगड़ा हो गया। उसने स्कूल छोड़ दिया, 2 नए ट्यूशन पकड़े और स्कूल दौड़ती रही नौकरी के लिए। बस एक ही अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव। वह दूसरा कोई काम क्या करती? नई नौकरी में उसे तनिक राहत मिली। विमल की फीस आधी ली जाती रही और 7 घंटे के बाद वे माँ बेटे साथ साथ घर आ जाते थे। आय में दाल रोटी और दूध के अतिरिक्त इतना ही मिलता था कि विमल की किताब कॉपी आ जाए, पेन पेंसिल आ जाए। बाकी खर्चे के लिए अब भी ट्यूशन पढ़ाने ही थे। वह 8वीं कक्षा तक का स्कूल था। विमल की फीस 8वीं तक आधी ही रही। किराए का वही एक कमरा चलता रहा। मुफ्त ट्यूशन चलते रहे और पैसे वाले भी चलते रहे। कुमारी से श्रीमती बने रत्ना को 15 साल हो गए थे। विमल ने 8वीं पास कर लिया था। छुट्टियां चल रही थीं। तब रत्ना ने ध्यान दिया कि विमल कुछ असामान्य सा है। कुछ नहीं, काफी। वह और अधिक ध्यान देने लगी। इससे पहले वह छुट्टियों में सिलाई का काम करने लगती थी ताकि कुछ पैसे इकट्ठा हो सकें। हर बार की छुट्टियों से जो आय होती उसकी एफडी करवा लेती थी वह। इस बार वह सिलाई का काम नहीं लाई। विमल पर ध्यान देना था। रत्ना ने पूछा, विमल तुम क्या बनना चाहते हो? विमल ने उदासी के साथ कहा, पैसे वाले लड़के कुछ बनते हैं मम्मी, मैं क्या बनूंगा? विमल की ओर से दिया गया यह पहला झटका था। वह सोचती रही। बहुत देर के बाद उसने कहा, दुनिया में सबके पास तो पैसा होता नहीं है, गरीब केवल हम ही तो नहीं हैं। विमल बोला, दुनिया में जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास भी परिवार तो है। रत्ना को लगा बिना कहे भी विमल ने कह दिया कि उससे उसका परिवार तुमने ही छीना है। सोच समझ कर रत्ना ने बात का रुख मोड़ा। हर बच्चे की अपनी रुचि होती है, उसकी रुचि के हिसाब से ही करियर बनना चाहिए। रुचि के काम को ही सब अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। विमल ने उपेक्षा भरी दृष्टि से रत्ना को देखकर कहा, बच्चे की रुचि क्या उसकी माँ को भी नहीं पता होती? उसे भी पूछना पड़ता है। रत्ना को लगा उसके पैरों तले की धरती खिसक गई है। 15 साल का कठिन परिश्रम उस पर हंस रहा था जैसे। बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए वह बिखरी हुई चीजें संभालती जा रही थी और सोचती जा रही थी। बहुत देर बाद वह बोल पाई, हमारी परिस्थितियां इतनी खराब थीं बेटा, मैं जितना संभाल सकती थी संभालती ही रही। विमल ने और अधिक उदासीनता से कहा, क्या संभाला? यही एक किराए का कमरा, इससे बाहर भी दुनिया है, देखी कभी आपने? रत्ना का कलेजा कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह धम्म से फर्श पर बैठ गई। कुछ देर दोनों हथेलियों में सिर थामे रही और फिर सूनी सूनी आंखों से विमल की ओर देखकर बोली, तुम ही ऐसी बातें करोगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी बेटा? विमल अपनी पुरानी कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर नाव, चिड़िया, जहाज बनाता जा रहा था। उसने भी सूनी सूनी आंखों से कई बार माँ को देखा और बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, तुम्हारा जीना। रत्ना को महसूस हुआ कि पानी तो नाक तक आ चुका। अब उसे बस एक ही ठौर सूझा, राम रसायन।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।